खबर ये है कि दिल्ली में 9 साल की एक मासूम के साथ हैवानियत हुई है। बड़ी खबर ये सामने आई है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जहां के नेहरू विहार इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बच्ची की लाश को सूटकेस में ठूस दिया गया था। बच्ची का शव पड़ोस में बंद एक मकान में मिला है। घटना के बाद से बच्ची के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में लोगों में गम है और गुस्सा भी भरा हुआ है। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। इस बीच आरोपी फरार है और पुलिस जोर शोर से उसकी तलाश में जुटी हुई है। साथ ही उसकी तलाश के लिए, जांच के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। पड़ोस के मकान से सूटकेस में बच्ची का शव मिला है और परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि जान पहचान वाले शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। कर ये बिरयानी वगैरह वो बेचते हैं, बदमाश टाइप के पीने खाने वाले लोग। बदमाश टाइप के? हाँ, यही सब करते हैं वो। 9 साल की बच्ची। हमने जब देखा तो यहाँ बिगड़ी इकट्ठी हो रही थी और बिगड़ी इकट्ठी होने पे पता चला वो लड़का नशा करता है। नशा करने के बाद उसने उस बेटी को, वो मामू कहती थी उसको, और मामू ने उस बच्ची के साथ ऐसा क्या काम करा। 2-3 घंटे से लापता थी लगभग, और उसके बाद हमें जब पता चला उनके वालिद साहब को लड़की के, तो ये सामने वाले फ्लैट में पहुंचे। वहां पे उन्होंने इसका ताला वाला, थोड़ा सा ताला लगा हुआ था, किसी बच्ची ने बताया था। इस फ्लैट में जाते हुए देखा था और जब उस फ्लैट में पहुंचे भगदड़ मची तो ताला तोड़ा तो लड़की सूटकेस में मिली बंद। अच्छा। उसके बाद में उसके शरीर पे नीचे कपड़े नहीं थे। अच्छा। फिर इसे हम लेकर के गली के नर्सिंग होम पे भागे। मध्य प्रदेश के कटनी में आग का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया। प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। तस्वीरें कटनी के कोटला इलाके में मौजूद लमतरक, जहां पर बीती शाम अचानक ही प्लास्टिक और फोम की फैक्ट्री में आग के शोले भड़कते दिखे। पहले काला धुआं दिखा, फिर एक प्लास्टिक और फोम की फैक्ट्री आग की लपटों के आगोश में घिरी दिखाई दी, जिसने देखते ही देखते बगल में मौजूद बोरी बनाने वाली फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग को देखने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि शुरुआत में पहुंची इक्का दुक्का फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस पर काबू नहीं पा सकी। शाम बीत गई और रात हो गई, लेकिन आग के शोलों का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। गोदाम में प्लास्टिक का सामान रखा होने की वजह से आग तेजी से भड़की। 30 से 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन आग का विकराल रूप देखने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के भी पसीने छूटते दिखे। इंडस्ट्रियल एरिया लमथरा में सुहास एंड कंपनी जो कि प्लास्टिक के थैलों की निर्माण करती है उसमें, और उसके बगल में छाबड़ा कंपनी है, हिमांशु छाबड़ा जी की कंपनी है जो प्लास्टिक मटेरियल बनाती है। इन दोनों में लगी है। राजस्थान के मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर गैसावत की कुछ लोगों के साथ झड़प और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। बकरीद की नमाज के बाद अचानक ही कुछ लोगों की कांग्रेस विधायक के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। तस्वीरों में दिख रहे और गाली गलौज कर रहे ये लोग आम नहीं बल्कि खास है। राजस्थान के नागौर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है। बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही कांग्रेस विधायक वापस जाने लगे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ लोग विधायक को भीड़ के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने मौजूद कुछ युवक विधायक पर हमला करने पर आमादा है। वो लगातार कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को गाली दे रहे हैं, उनके साथ अभद्र बर्ताव कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक जाकिर गैसावत और लगनशाह कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजीज गहलोत के लोगों के बीच ये तीखी तकरार हुई। पूरा मामला कब्रिस्तान में सड़क के निर्माण से जुड़ा, जिसे लेकर अजीज गहलोत के लोगों ने कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को बकरीद की नमाज के बाद घेर लिया था। मामले पर कांग्रेस विधायक से सही जवाब नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग कांग्रेस विधायक से उलझ गए और फिर मामला हाथापाई तक पहुँच गया। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल है। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसने जांच शुरू कर दी है। ये विलाप एक पिता का है जो अपने बेटे के कब्र से लिपटकर फूट फूट कर रो रहा है। ये वो चीत्कार है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। ये वो मंजर है जिसे देखकर किसी का भी दिल हलक में आ जाए। बेटे की कब्र पर जाकर एक पिता फूट फूट कर रो रहा है, बिलख रहा है, बेटे के वियोग में तड़प रहा है।
ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ये कब्र 21 साल के भूमिक लक्ष्मण की है, जो उन बदनसीबों में एक था जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी के जीत के जश्न में हुई भगदड़ का शिकार हो गए। ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ। अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए गंवा देने वाले इस पिता के विलाप ने हर किसी को झकझोर दिया। अंदर से टूट चुके इस पिता को सहारा देने वाले कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहते। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के मामले में सिद्धारमैया सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं और 10 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है, तो वहीं सरकार ने मृतकों का मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में सिद्धारमैया सरकार ने भले ही कई दावे किए हों, इसकी जांच शुरू करवा दी हो और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया हो, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना रुख कड़ा कर लिया है, जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से सरकार से 9 सवालों के जवाब मांगे गए। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए इजाजत किसने दी, ये निर्णय कब और कैसे लिया गया था, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए गए, क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति ली थी, भीड़ कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, मौके पर कौन सी मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस उपलब्ध थी, क्या पहले से लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया था, क्या घायलों को मौके पर इलाज की व्यवस्था मिली थी, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगा। वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया सरकार ने स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ का शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को अब 10 लाख के बजाय 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको लेकर सियासत और विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें नया नाम जुड़ा है ममता सरकार के एक मंत्री का, जिन्होंने सीजफायर पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को कायर कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী তারা তাদের জীবন দিয়ে তাদের সামর্থ্য দিয়ে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বড় কিছু নেই, বরং একটা বড় দেশের ভয়ে সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছে কাপুরুষের মতন, সেটা অন্যায়। ভারতের সম্মান রক্ষা করেছে আমাদের ভারতের সেনাবাহিনী, তাদের আজকের দিনে আমরা স্যালুট জানাই। फिरहाद हकीम के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई। वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम क्या कह रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिए। ये वही शख्स है जिसने कभी कोलकाता के कुछ हिस्सों को मिनी पाकिस्तान कहा था। खुलेआम भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ये सपना देखता है। अब इसी शख्स ने अपनी नेता तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घिनौना और शर्मनाक हमला किया है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना की हाथ खोल दी। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक हमारी मिसाइल पहुंची। क्या हुआ नहीं हुआ वो तो सबको पता है, दुनिया को पता है, पाकिस्तान को और भी ज्यादा पता है। तो फिरहाद हकीम साहब जैसे लोग जो दिल से पाकिस्तानी हैं, वो थोड़ा अपने पाकिस्तान के रिलेटिव्स जो है उनके वहाँ पे उनसे थोड़ा बात कर ले, उनको पता चल जाएगा। मानने में, एक्सेप्ट करने में फिरहाद हकीम साहब जैसे लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लगता नहीं कि बंगाल पश्चिम बंगाल भारत का पार्ट है। फिरहाद हकीम साहब जैसे लोगों को लगता है कि पूरा पश्चिम बंगाल ही मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो मिनी पाकिस्तान तो बनेगा नहीं, हम बनने नहीं देंगे। और आइए अब बात करते राहुल गांधी की, जिन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। एक लेख के जरिए बीजेपी पर फिक्सिंग के आरोप भी लगाए। दावा किया गया कि महाराष्ट्र की कथित चुनावी फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। एक अंग्रेजी अखबार में महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग शीर्षक वाले लेख में राहुल गांधी ने लिखा कि 5 तरीकों से महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की गई। चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्तियां हुई। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए। वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी वहां फर्जी वोट डलवाए गए। नतीजों के बाद फर्जी वोटिंग के सभी सबूत छिपा दिए गए। राहुल गांधी ने लिखा कि अगला नंबर बिहार का है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी
ज़मीन पर नहीं उतरेंगे तो यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे। महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब चुनाव आयोग ने भी दिया है। मतदाताओं से अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह से बेतुका काम है। महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अनादर है। गलत सूचना चुनाव में राजनीतिक दलों के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी करने वाला और चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें पूरे शबाब पर है और इसे लेकर मुंबई के कई इलाकों में पोस्टर्स भी लग गए हैं। तो वहीं इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल जी ने बहाना तैयार कर लिया बिहार चुनाव हारने का। दिक्कत यही है इनमें, ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। कभी आत्ममंथन चिंतन नहीं करेंगे। इनको अपनी पार्टी में जयचंद दिखते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको सिस्टम में दोष दिखता है बट जब खुद सत्ता में होते हैं तब कार्रवाई नहीं करते। राहुल जी ने अपने लेख में जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में 2019 और 2024 के बीच में। लेकिन 5 महीने में 41 लाख नए वोट कैसे जुड़ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में? अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है? तो राहुल गांधी ने फिक्सिंग को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया। हालांकि इसके बाद और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं साउथ की सियासत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे और अमित शाह बीती रात मदुरई पहुंचे। आज वो मिशन तमिलनाडु के लिए बीजेपी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। लेकिन बैठकों के दौर से पहले अमित शाह आज सुबह 11 बजे मीनाक्षी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे दर्शन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए मंथन भी करेंगे, नेताओं को मंत्र देंगे और सुबह 11:45 पर तमिलनाडु बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। 3:45 पर दूसरी बैठक होगी जिसमें मंडल, जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ अमित शाह संवाद भी करेंगे, बातचीत करेंगे। बात कर लेते हैं अब इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले की, जिसकी जांच अब सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है। सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दरअसल मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा की लाश बरामद हो चुकी है, जबकि सोनम अभी भी लापता है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की सिफारिश की गई है। हनीमून पर मेघालय की राजधानी शिलोंग गए राजा रघुवंशी की लाश बरामद हो चुकी है, जबकि सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश श्रीमती सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया। श्रीमती सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की मौत से उनका परिवार सदमे में, तो सोनम को अगवा कर बांग्लादेश ले जाने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे सोनम के घर वाले दहशत में। वहीं इस मामले पर रघुवंशी समाज के लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर फोन पर बात की। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। चाबा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया, तो नोएडा में भी मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें इटावा की, जहां पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ा कर चल रहा ये बदमाश नाबालिग से गैंगरेप का मुख्य आरोपी है। इसने बीहड़ में ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पहले ही गिरफ्तार हो चुके 2 बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस तमंचा बरामद करने पहुंची थी, जहां पर तीसरे और मुख्य आरोपी विपिन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि घटना के वक्त तमंचे का भी प्रयोग किया गया था, जिसकी बरामदगी के लिए गई टीम के द्वारा
हुई पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी हुई है। उस घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सूरजपुर पुलिस और इकोटेक 3 थाना के पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए और कुल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक 25,000 का इनामी भी शामिल है। जब इसमें आगे तफ्तीश की तो मालूम चला कि इस व्यक्ति का नाम शंकर है और उस पर कुछ समय से 25,000 रुपए का इनाम चल रहा था। उसके पास से तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और घर से चुराए हुए कुछ जेवरात बरामद हुए। तो वहीं पंजाब की पटियाला में भी पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के बाद गोल्डी ढिल्लो गैंग के गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस गैंग पर से लगातार ही पुलिस की नजर थी। 17 से ज्यादा संगीन मामलों में केस भी दर्ज है। पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने एक बड़े गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से गैंगस्टर सनी कुमार और तारी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके लिए पुलिस ने जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन गैंगस्टर सन्नी ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और पुलिस की गोली लगने से आरोपी सन्नी कुमार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गैंगस्टर पर राजपुरा इलाके में रंगदारी मांगने और फायरिंग करने जैसी बड़ी वारदात के केस दर्ज थे। पुलिस को इसकी लंबे अरसे से तलाश थी। पुलिस ने आरोपी गैंगस्टर के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और 32 बोर की पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गैंगस्टर अपने आका के इशारे पर वारदात को अंजाम देता था। वहीं पटियाला में भी ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। इस क्रिमिनल के ऊपर 17 से ज्यादा मुकदमे NDPS एक्ट के डकैती के इरादा कत्ल वगैरह के दर्ज हैं। जब इसको रुकने का इशारा किया गया तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी। पुलिस पार्टी ने बड़ी बहादुरी से जवाबी फायर करते हुए इसके राइट लेग में बुलेट इंजरी हुई। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच एक शूटर को पकड़ने के लिए गई तो अपराधी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गया और पुलिस को कूदने की धमकी देने लगा। ये पूरा ड्रामा 2.5 घंटे तक चलता रहा। 5वीं मंजिल की रेलिंग पर अपराधी है और 6ठी मंजिल पर क्राइम ब्रांच की टीम। अपराधी लगातार पुलिस को कूदने की धमकी दे रहा था। मरी जाता हूं। देख भी नहीं पाया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा उस वक्त देखने को मिला जब पुलिस वांटेड अपराधी अभिषेक उर्फ शूटर को पकड़ने अहमदाबाद के ओढ़ब इलाके पर पहुंची। पुलिस की खबर मिलते ही अपराधी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गया और लाइव वीडियो बनाकर कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। मेरे को हाजिर करो, मेरे को हाजिर करो। हम कर देंगे, हाजिर ही नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी, हम हाजिर कर देंगे। अरे मेरे को मालूम है क्या होने वाला है। नहीं होगा कुछ, खराब होगा मेरे साथ। मेरे को कुछ भी नहीं होगा। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 2 से 2.5 घंटे तक चला। आखिरकार पुलिस ने समझाकर अपराधी को उतार लिया और गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, अभिषेक नाम के इस अपराधी पर अलग अलग राज्यों में 7 अपराध दर्ज हैं। कई बार तो ये पुलिस पर भी हमला कर चुका है। आरोप है कि अभिषेक पब्लिसिटी के लिए इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाकर खुद को कुख्यात अपराधी बताता था, लेकिन पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया तो डर से कांपने लगा। बात बरेली की, जहां पर एक युवक अपने प्यार को पाने के लिए फर्जी इंस्पेक्टर बन गया। कुछ दिन बाद जब पोल खुली तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी ने रौब झाड़ने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था। आरोपी शहजाद ने इंस्पेक्टर की तरह दिखने के लिए मुरादाबाद में रहकर न केवल यूट्यूब की मदद से चलना और बोलना सीखा, बल्कि पुलिस लाइन के पास से अपने लिए 2 ड्रेस भी बनवा ली। अभियुक्त न सिर्फ क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाता था, बल्कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी रील्स और वीडियो अपलोड करता था। तो ज्वाइन करिए हमारे ऑनलाइन बैच को और आनंद उठाइए और अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को साकार कीजिए। शहजाद पर आरोप है कि उसने झूठ बोलकर युवती से शादी की और खुद को हाफिजगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर बताया। कुछ दिन बाद युवक की पत्नी को शक हुआ तो उसने चोरी छिपे शहजाद के बारे में पता लगाया। जांच में ये बात निकली कि शहजाद पुलिसकर्मी नहीं है। पूछताछ में पता चला कि शहजाद पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी करता था, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो फर्जी इंस्पेक्टर बन गया। उसके पास से पुलिस की वर्दी के सेट, पुलिस के बैच के साथ साथ कई और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। यहाँ की राजधानी इम्फाल में बाढ़ और बारिश का कहर कैसे बरपा है, इसकी तस्वीर अब सामने आने लगी है। इम्फाल में बाढ़ का पानी नीचे उतरते ही तबाही के निशान अब साफ दिखने लगे हैं।
ये दो तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल की कहानी बयां कर रही हैं, जो कुछ वक्त पहले तक बाढ़ बारिश के डबल अटैक से परेशान था और अब बाढ़ का पानी कम होने के बाद प्लास्टिक के कचरे से पटा हुआ दिख रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की गिनती देश के साफ सुथरे शहरों में होती है, लेकिन हाल ही में बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले इम्फाल शहर में अब दूसरा खतरा मंडराता दिख रहा है, जहाँ पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा जमा हो गया, जिससे इम्फाल पर प्रदूषण का खतरा मंडराता दिख रहा है। जिस वक्त इम्फाल में बाढ़ आई थी उस वक्त लोगों के घरों से लेकर दुकानों में पानी भर गया था, जिसके बाद घरों और दुकानों से निकले मलबे को पानी अपने साथ बहाकर नदी तक ले आया और वहीं अब पानी का स्तर घटने के बाद इम्फाल में जगह जगह इसी मलबे का ढेर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग कचरे के बीच जरूरत का सामान तलाशते दिख रहे हैं और इस मलबे के कचरे की वजह से इम्फाल शहर की खूबसूरती पर दाग लग गया है। पूरा इम्फाल शहर कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे की जद में है, इसकी तस्वीर खुद बयां कर रही है। वहीं इस हालात से पर्यावरणविद और लोग बेहद परेशान हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़ा हुआ नजर आया। हाईवे पर एक जनरल मर्चेंट की दुकान के बाहर खड़े हेलीकॉप्टर को देखकर एक बार के लिए तो ऐसा लगा मानो हेलीकॉप्टर का पायलट चिप्स लेने के लिए रास्ते में रुका हो। इस पूरी घटना के बारे में प्रशासन ने बताया कि उड़ान भरने के साथ ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से रुद्रप्रयाग में हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छोटी सी दुकान के सामने खड़ा हेलीकॉप्टर कांपता दिखा, उसके पंखे घूम रहे थे। इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान पहुंचा। उसके पंख टूट गए, जबकि पीछे का हिस्सा एक कार से टकराकर टूट गया। इस घटना में कार को भी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जो इस हैरान करने वाले वाकये को देखने पहुंच गए। प्रशासन ने बताया कि हेलीकॉप्टर केस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था, जो श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम जा रहा था। हेलीकॉप्टर में एक पायलट और 5 यात्री सवार थे। सारे यात्री सुरक्षित हैं, जबकि पायलट को हल्की चोटें आई हैं। 5 यात्री थे और एक पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। इससे पहले 17 मई को केदारनाथ धाम से कुछ लोगों को ले जा रही एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई थी। उस हादसे में भी सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए थे। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जब हेलीकॉप्टर नीचे गिरा वो आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं जब तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर ने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दिया था। इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो भी सामने आया, जो कि डरावना है। वीडियो में हेलीकॉप्टर के पंखे दिखाई दे रहे हैं। सड़क किनारे इस घर के पीछे दिखाई दिया कि हेलीकॉप्टर का पायलट उड़ान की कोशिश कर रहा है। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी भी, किसी तरह घर को पार भी किया, लेकिन 10 फीट ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर फिर नीचे उतर गया। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। एक बार फिर देखिए, सोचिए अगर हेलीकॉप्टर इस दौरान भी सड़क की जगह थोड़ा आगे बढ़ जाता तो नीचे खाई थी। हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ 5 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं और यही राहत की बात है। बात वृंदावन की। यहाँ पर एक बंदर 20 लाख रुपए की ज्वेलरी वाला बैग छीनकर भाग गया। ये खबर जब लोगों तक पहुंची तो उसके बाद बंदर की तलाश शुरू हुई, लेकिन उसके बाद बंदर ने जो किया उसने बैग मालिक की सांसें फुला दी। बांकी बिहारी मंदिर के बाहर बंदर ने श्रद्धालु से उसका बैग छीन लिया और लेकर भाग गया। इस पर श्रद्धालु ने सभी से बंदर को पकड़ने की गुजारिश की। उसने बताया कि बैग में 20 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी है। उसके बाद बंदर को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। अपने ज्वेलरी बैग के छीनने से परेशान अभिषेक अग्रवाल ने पुलिस से मदद मांगी। करीब 8 घंटे तक बंदर ने सबको दौड़ाया। थक हार कर आखिरकार एक झाड़ी में ज्वेलरी बैग छोड़कर बंदर भाग गया। पुलिस जो चौकी इंचार्ज हमारे बाकी खिलाड़ी थे और जो उनकी टीम है, उनके द्वारा इसमें काफी प्रयास किया गया और झाड़ियों के बीच से जाकर उनका पर्स बरामद करके जो श्रद्धालु आए थे उनको किया गया, जिसे जब खोला गया तो उस पर रखी पूरी हीरो जड़ी ज्वेलरी सही सलामत मिली। मथुरा में बंदरों की ऐसी हरकतें आम बात है।